और कैसे एक मिडिल क्लास के आम आदमी ने कैसे एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, जिनके आगे कभी बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में घुटने टेकते हुए नजर आते थे। कुछ ही सालों के बाद अपना स्टडी को रोक देता और साल 1989 में बिहार के जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में जॉब करने लगता है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये रहा आम आदमी पार्टी के लिए कि जो पार्टी एंटी करप्शन बनकर अपना पॉलिटिक्स में एंट्री की थी, उन्हीं के ऊपर शराब घोटाले और करप्शन रहने का ब्लेम लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों केजरीवाल ने अपनी दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा, जो कि पिछले 10 सालों में लगातार 2 बार भारी बहुमत से जीत भी हासिल की थी। इसके बावजूद भी उसको हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 70 में से 40 सीट की आवश्यकता होती है, जो कि आम आदमी पार्टी ने इस बार केवल 22 सीट ही जीत पाई है। आखिर क्यों हार का सामना करना पड़ा आम आदमी पार्टी को, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, और कैसे एक मिडिल क्लास के आम आदमी ने कैसे एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, जिनके आगे कभी बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में घुटने टेकते हुए नजर आते थे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर ले। आई होप कि आप सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 अगस्त 1968 में हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक मिडिल क्लास फैमिली में अरविंद केजरीवाल का जन्म होता है। वो गोविंद राम केजरीवाल के 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता रांची डिस्ट्रिक्ट में मेसरा एक टाउन है, वहीं से द बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। गोविंद राम केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल के पिता थे, वो एक बनिए की फैमिली से बिलोंग करता था, जो आमतौर पर साग सब्जी यही सब बेचते हैं। वो गवर्नमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जॉब करता था। इनके फैमिली पहले से ही एजुकेटेड थे। अरविंद केजरीवाल जो था वो अपना बचपन का ज्यादातर समय नॉर्थ इंडिया के सोनीपत, गाजियाबाद और हिसार जैसे शहरों में अपना चाइल्डहुड टाइम को ज्यादा स्पेंड किया था। और साल 1985 में IIT एग्जाम को क्वालिफाई करता है और ऑल इंडिया रैंक में 563 नंबर स्थान पे थे। अरविंद केजरीवाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और यहीं से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहीं से कंप्लीट किया था। कुछ ही सालों के बाद अपना स्टडी को रोक देता और साल 1989 में बिहार के जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में जॉब करने लगता है। तभी बिहार और झारखंड का सेपरेशन नहीं हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का सेपरेशन हुआ। जमशेदपुर जो बिहार में पड़ता था, अब वो झारखंड का हिस्सा बन जाता है। साल 1989 से 1992 तक ही जॉब करते हैं और अपने स्टडी को फिर से रीस्टार्ट कर देता है। इस बार की स्टडी को प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए नहीं था। उसके बाद वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगता है। ये सिविल सर्विस वही है जिन्हें हम आज UPSC कहते हैं। हालांकि इसका नाम 1950 में ही चेंज करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, लेकिन तभी भी बहुत लोग उसको सिविल सर्विस ही बोलते थे। अरविंद केजरीवाल के लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब साल 1995 में वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो असिस्टेंट कमिश्नर के पद को ज्वाइन कर लेता है। केजरीवाल को जॉब छोड़ना अपने करियर को सिविल सर्विस में बनाने का डिसीजन एकदम सही निकला था। उसके बाद वो साल 2006 में सिविल सर्विस एग्जाम देता है और उसके बाद वो क्रैक भी कर लेता है और अपने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पोजीशन को रिजाइन करके इस बार वो दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पद को ज्वाइन करता है। अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स में एंट्री साल 2001 से देखी जा सकती है, जब केजरीवाल ने RTI आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। ये जो RTI आंदोलन इसलिए चलाए जा रहे थे कि कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगता है और गवर्नमेंट को उसको 30 दिनों में उसका रिप्लाई देना होता है। RTI आंदोलन राजस्थान से साल 1990 में स्टार्ट हुआ था। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरा इंडिया में फैल गया। साल 1997 में तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान जैसे स्टेट में इस कानून को लागू कर दिया गया। फिर साल 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कानून को पूरे इंडिया में लागू कर दिया। ये जो RTI आंदोलन चल रहा था, इसमें अरविंद केजरीवाल लीड रोल में नजर आए थे। इन्होंने कई सारे स्कैम को एक्सपोज किया, जैसे आदर्श हाउसिंग स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, दिल्ली PDS स्कैम और कॉमनवेल्थ स्कैम को ये पब्लिकली एक्सपोज किया था। इसमें होता यह था कि ये बात है साल 2010 में जब अरविंद केजरीवाल कॉमनवेल्थ गेम स्कैम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी उन्होंने बताया कि CBC जो आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं कि कोई भी एक्शन लिया जा सके, जबकि CBI CBC पर कंट्रोल रखने वाले मंत्रियों के अगेंस्ट में निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करने में असमर्थ थे, क्योंकि CBI जो थी उसको पॉलिटिकल पावर का सामना करना पड़ता था। इसी रीजन से CBI के बीच मिनिस्टर एक बहुत बड़ी बाधा थी, क्योंकि कोई भी बड़ा स्कैम होता है तो इसमें मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट का ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए CBC जो आयोग है, इसका काम है गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स की स्कैम को एक्सपोज करना। इसे फरवरी 1964 में ही ऑर्गेनाइज किया गया था और साल 2013 में CBC एक विस्टैबलर कंप्लेंट हैंडल करने और गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में खुलकर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की फुल अथॉरिटी मिल गई। इसको फुल अथॉरिटी मिलने का पीछे के रीजन भी है। जब CBC ने कॉमनवेल्थ गेम से खर्चे का रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट मांगता है, तब उन्हें 14 कॉमनवेल्थ गेम का
प्रोजेक्ट दिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 129 वर्ग को 71 ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेशन किया और ये पता चला कि इसमें जो अवार्ड दिया जाता था वो कॉस्टली होता तो था, लेकिन उसका क्वालिटी जो होती थी वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की होती थी। और कोई भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था वो इलीगल एजेंसी को दिया जाता था। जब सीबीसी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया तब उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइंट डायरेक्टर टीएस दरबारी और जयचंद्रन को सस्पेंड कर दिया। यह स्कैम को एक्सपोज करना सीबीसी के लिए भी बहुत बड़ी सक्सेस थी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल का टर्न में पॉलिटिक्स की तरफ आता है और क्यों बनाता है वो अपना पॉलिटिकल पार्टी, जबकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के तौर पे थे। ये बात है साल 2011 में, जब अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और अन्ना हजारे, जिसका पूरा नाम किशन बरुआ हजारे था लेकिन सब इसको अन्ना हजारे ही बोलते थे, इन सब ने मिलकर इंडियन कॉर्पोरेशन IAC ऑर्गेनाइज किया, जिसका मकसद जन लोकपाल बिल को लागू करने की मांग की। ये जो जन लोकपाल बिल है एक एंटी करप्शन बिल है जिसका उद्देश्य एक इंडिपेंडेंट लोकपाल की स्थापना करना था जो करप्शन के मामले के कंप्लेंट्स आने पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये बिल 2011 में इसी आंदोलन IAC में मशहूर हुआ था। इस बिल का मकसद करप्ट नेता और ऑफिसरों पर नजर रखा जा सके और CBI जैसी जो एजेंसी है इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने जन लोकपाल बिल को पास नहीं किया। तब केजरीवाल ने साल 2012 में आम आदमी पार्टी बनाने का फैसला लिया और फर्स्ट दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन 2013 में लड़ा और 70 सीट में से 28 सीट जीतकर वो अपना गवर्नमेंट तो बना लेता है, लेकिन केजरीवाल को 49 दिन में ही अपने पद से रिजाइन देना पड़ता है क्योंकि वो तभी तक जन लोकपाल बिल को दिल्ली असेंबली में सबमिट नहीं कर पाया था। और 2015 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल ऐसा कमबैक करता है कि अगेंस्ट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी सब देखते ही रह गए और कुछ भी नहीं कर पाया था। इस बार दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में 70 सीट में से वो 67 सीटें जीत चुकी थी और अगेंस्ट में इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने सिर्फ 3 सीट और कांग्रेस तो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उसके बाद वो 2020 के दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में 70 में से 62 सीट फिर से जीत लेती है। अब बात आती है आखिर जिस पार्टी की परफॉर्मेंस इन 10 सालों में इतनी अच्छी रही थी, आखिर वो 2025 के दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में सिर्फ 22 सीट ही जीत पाती है। देखिए, हर पार्टी को एक समय के बाद एंटी इनकम्बेंसी फेस करना पड़ता है। 2015 से 2020 में केजरीवाल को एक नई अल्टरनेटिव के रूप में देखा था, पर इस बार उसका मॉडल कुछ पुराने लगने लगा। फ्री बिजली, फ्री पानी और मोहल्ला क्लिनिक्स की पॉलिसी इस बार इतनी इफेक्टिव नहीं थी। देखिए, जनता जो है हर बार कुछ नया देखना चाहती और केजरीवाल इस बार ऐसा कुछ करने का वादा भी नहीं किया और ग्राउंड लेवल पे कुछ कंप्लेंट्स ने केजरीवाल को बहुत नुकसान पहुंचाया। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये रहा आम आदमी पार्टी के लिए कि जो पार्टी एंटी करप्शन बनकर अपना पॉलिटिक्स में एंट्री की थी उन्हीं के ऊपर शराब घोटाले और करप्शन रहने का ब्लेम लग जाता है, वो भी इलेक्शन से लगभग 1 साल पहले। इन्हीं के कारण उसको जेल भी जाना पड़ता और उसका जो इमेज था जनता के सामने अब वो खराब हो चुकी थी। ये ब्लेम बहुत ही इफेक्टिव रहा आम आदमी पार्टी के लिए और शायद इसी के कारण उसको हार का भी सामना करना पड़ा। आपके हिसाब से इसके पीछे की हार की वजह क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।